स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महाभारत 2024 के रण के मरुधरा मोर्चे पर अब मतदान का पल बेहद नजदीक आ चला है। 12 सीटों पर मतदान होना है और 12 सीटों में सुर्खियों के साथ क्या क्या चला उसे आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राहुल अवस्थी और दिनेश कसाना जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकानेर की। खूब टशन देखने को मिला अर्जुन मेघवाल और गोविंद मेघवाल के बीच में। काफी बयान हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो कोर वादे हैं ना, खासकर रिजर्वेशन को लेकर, उसकी एक अग्नि परीक्षा इस सीट के नतीजे में छुपी होगी। मेघवाल वर्सेस मेघवाल है और बिल्कुल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ इशारा होगा। और वो कोर जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा कैसे कर पाते हैं या लोगों के मन में उसे लेकर के क्या बात है, ज़रूर यहाँ पर वो टेस्ट होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं पर्सनली फील करता हूँ, जीतेगा कौन ये मैं नहीं बताऊंगा, या कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये मैं नहीं बोलने वाला। लेकिन मुझे इस सीट के ऊपर कोई टफ फाइट होती दिखाई नहीं दे रही, ये मेरा अपना मानना है। बाकी मतदाता तय करते हैं। अदरवाइज मैं बीकानेर को एक तरफा मानता हूँ। किस तरफ है वो नहीं बता। आपको भी यही लगता है मुकाबला है नहीं है? देखिए, मुकाबला तो है और ये भी तय है कि जीतेगा कौन। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो इस चुनाव में रहा वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हाई कोर्ट की बेंच को लेकर रहा। अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर थे, लॉ स्टेट मिनिस्टर थे, और लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि एक बेंच खुलवाने की बात थी हाई कोर्ट की बीकानेर में, वो बेंच नहीं खुलवा पाए। लेकिन क्या अब अर्जुन मेघवाल हैं वो फिर से हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये तो कल ईवीएम में उनका भाग्य वो कैद हो जाएगा। बिल्कुल। और जो भाभी जी वाले बयान पर जिस तरह के वार पलटवार हुए हैं, क्योंकि मतदाता जब वोट डालने पहुंचता है लास्ट मोमेंट पर, जब वो बटन दबा रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है, उसके दिमाग में क्या होता है, ये अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ सकता कि एकाएक उसके दिमाग में क्या आया और उसने क्या निर्णय लिया। ऐसा ही चुरू के लिए भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे उम्मीदवार कोई भी जीते, साख तो राजेंद्र राठौड़ की दाव पर है। हाँ जिस तरह का ध्रुवीकरण है और जिस तरह से उनका नाम चल रहा है, एक उम्मीदवार का नाम तो उनके साथ जोड़ ही दिया गया है कि ये वो नहीं लड़ रहे, राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। चुरू डाइसी है मेरे ख्याल से, शेखावाटी की सबसे डाइसी सीट, जिसके ऊपर कहना चाहिए बहुत पूरे देश की निगाहें हैं। और मैं यहाँ पर बहुत टफ फाइट मानता हूँ। और क्योंकि इस सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रचार किया था तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र वोट मांगने के लिए आया है देवेंद्र के लिए, जिस तरह का वो एक कहना चाहिए कैची सेंटेंस था। उसके बाद में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा फोकस प्रधानमंत्री होते हुए भी इस सीट के ऊपर है। उनको कहीं ना कहीं से इनपुट्स होंगे कि यहाँ कमज़ोर पड़ सकते हैं। इसलिए कोटपुतली के बाद जहाँ वो अगली बार गए वो चुरू गए, और चुरू जाने से पहले जब वो कोटपुतली के मंच पे भी थे तब भी आपने देखा उन्होंने सतीश पूनिया से और राजेंद्र राठौड़ से तो बातचीत की थी। ये बता रहा था कि वो कितने सीरियस थे सीट को लेकर के। और वो वहाँ पहुँचते हैं और फिर एक लंबी चौड़ी सभा होती है, बड़ी सभा होती है, वो कितना रंग दिखा पाती है। खास बात ये भी है कि देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ेंगे, ये डिसाइड 2 साल पहले हो चुका था। कहाँ से लड़ेंगे ये डिसीजन पार्टी ने सोच समझ कर लिया और चुरू तय किया। और ऐसे में राहुल कसवा कांग्रेस में चले गए। अस्मिता और साख की लड़ाई बाकी किसी मुद्दे से इतर। देखिए, इंटरेस्टिंग मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीती हुई मान रही है, क्योंकि जिस तरह से 1999 से और 2023 तक बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा, और सर्वाधिक समय कसवा परिवार जो राहुल कसवा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस के फिलहाल उम्मीदवार हैं, उनके परिवार का रहा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर टफ फाइट भले ही हो, लेकिन कांग्रेस जीती हुई मान रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री की सभा हुई, बीजेपी भी चैलेंजिंग सीट इसको मान रही है। और प्रधानमंत्री ने चूरू में कहा था कि चूरू में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, ये नारा दिया। और जिस तरह से वहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे राजेंद्र राठौड़ लगे हुए, उनका गृह जिला है, और इसके अलावा सतीश पूनिया को वहाँ पर लगाया गया। चूँकि एक तरह से जाट राजपूत वहाँ पर चुनाव बन रहा था, तो सतीश पूनिया को लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। सतीश पूनिया ने भी भरसक प्रयास वहाँ पर किए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ का सियासी भविष्य है, चूरू का चुनाव तय करेगा। चूरू सीकर संभाग में अच्छों ने बहुत दम लगाया है। मतलब इतने रोड शोज और इतनी चीज़ें कि बताया नहीं जा सकता। अगर चूरू से निकलकर झुंझुनू की तरफ जाएं तो क्या मुकाबला आपको दिख रहा है? झुंझुनू एक ऐसी सीट है जहां 2014 से पहले कभी बीजेपी जीती ही नहीं। बीजेपी तो कभी सोचती नहीं थी अगर वो झुंझुनू में जाकर के लड़ भी पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी। 2014 के बाद में एक ऐसा स्पेस आया जैसे मोदी era आता है, थंपिंग वोट्स के साथ में बीजेपी वहाँ से उस सीट को निकालती है और वो पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं झुंझुनू में। पिछले 2 चुनाव से हम ये देख रहे हैं। इस बार भी शुभकरण चौधरी और ब्रजेंद्र ओला आमने सामने हैं। ओला अपनी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, अपने परिवार को कैरी कर रहे हैं। शुभकरण चौधरी अपनी तरह की राजनीति करना जानते हैं, उनकी एक अपनी स्टाइल, गर्म खून की राजनीति है, वो कर रहे हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा साफ तो कुछ नहीं कह सकता, ना भी मैं ये कहूँगा कौन जीतेगा, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन
ये टफ सीट होगी बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। इतनी आसान दोनों में से किसी के लिए रहने वाली नहीं है। और झुंझुनू अबूजी पहली है। और वन रैंक वन पेंशन एक ज़माने में मुद्दा हुआ करता था। इस बार अग्निवीर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप? अग्निवीर पर मैंडेट होगा, संभाग का नतीजा जो भी हो झुंझुनू मिलाकर। निश्चित तौर पर शेखावाटी, जो कि शेखावाटी को इस दृष्टि से भी जाना जाता है, जो सर्वाधिक सेना में जवान है, जवानों का प्रभाव शेखावाटी से जोड़कर देखा जाता है कि लगातार शेखावाटी से जिस तरह से जवान देश की सेना में दिए हैं शेखावाटी ने, तो ये मुद्दा शेखावाटी से चला भी है अग्निवीर का। और सबसे बड़ी बात है कि झुंझुनू सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर ओला परिवार से ब्रजेंद्र ओला वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीसराम ओला की विरासत को किस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, और सीसराम ओला लंबे समय से वहाँ से सांसद रहे, और उन्हीं की, जैसे राहुल ने कहा, उन्हीं की लेगेसी पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन शुभकर्ण चौधरी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनका भी सियासी भविष्य है, वो इस चुनाव में तय होगा, क्योंकि पिछले चुनाव वो हार चुके हैं और फिर से बीजेपी ने वहाँ पर उनको, विधानसभा के चुनाव हारे हैं, इस बार लोग बीजेपी के जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काट कर शुभकर्ण चौधरी को वहाँ पर कैंडिडेट बनाया। तो क्या शुभकर्ण चौधरी अपना सियासी भविष्य है वो बचा पाएंगे? मोदी के नाम पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को इसमें सफलता मिलेगी, या फिर ओला? झुंझुनू सीकर संभाग में जो झुंझुनू सीट है, वहाँ पर जो लड़ रहे हैं उन्हीं की प्रतिष्ठा दांव पर है। चूरू में हमने देखा कि प्रतिष्ठा तो किसी और तीसरे की ही दांव पर है, ठीक वैसी सीकर सीट है, प्रतिष्ठा तीसरे की दांव पर है, गोविंद सिंह डोटासरा की। लेकिन हाँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे आपने चूरू के लिए कहा ना कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही मैं कहता हूँ सीकर में भले ही नाम अमराराम का हो, लेकिन लोगों के मन में ये बात है कि ये गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने पर एक ये समझौता हुआ और समझौते के बाद में वो चुनाव के लिए उतारे गए। गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं वोट नहीं कटे, किसी भी तरीके से डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हो। उन्होंने बहुत सोच समझ करके एक प्लान किया अलायंस। बीजेपी यहाँ कमज़ोर नहीं है। बीजेपी के लिए अगर कोई कहता है चूरू में डाइसी है, झुंझुनू में डाइसी है, सीकर में अगर कहीं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बीजेपी अपने आप को पाती है तो वो सीकर संभाग में या शेखावाटी में, वो सीकर है। सीकर में बीजेपी अपने आप को अपर एंड के साथ में कह सकती है। अमराराम बहुत बार चुनाव लड़े लोकसभा का, हर बार हारे। और अगर यहाँ पर कांग्रेस इतनी कंफर्टेबल होती या अपने आप को महसूस करती, तो मुझे लगता है एक बड़ा नेता अपने आप को यहाँ पर झोंक सकता था, यहाँ पर लड़ सकता था। किसी का नहीं लड़ना इस बात का द्योतक है कि बीजेपी यहाँ पर थोड़ी कंफर्टेबल अपने आप को मान रही है। लेकिन क्या कांग्रेस कंफर्टेबल हो पाई गठबंधन के पास? गठबंधन किया है और अब पूरा दारोमदार है वो दलित, गुर्जर और यादव मतदाताओं पर है। क्या ये तमाम जातियां हैं, चाहे गुर्जर हो, दलित हो या यादव वोट है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से अलायंस हुआ है और अमराराम को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल माकपा ने उन्हें बनाया है, तो अमराराम लगभग 6 चुनाव वहाँ से लोकसभा के लड़े हैं अब तक, और 6 चुनाव लगातार हारे हैं। लेकिन जिस तरह राहुल ने कहा कि किसी तीसरे की प्रतिष्ठा दाव पर है, गोविंद सिंह डोटासरा वो लगातार वहां पर लगे हुए हैं। और लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें हैं, 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का फिलहाल कब्जा है, और शेखावाटी में अधिकांश विधानसभा सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है हालांकि, लेकिन सामने हिंदुवादी, कट्टर हिंदुवादी चेहरा है सुमेधानंद सरस्वती, तो ऐसे में चैलेंजिंग चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जब हम बात कर ही रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर किस किस की प्रतिष्ठा दाव पर नहीं लग रही है। अगर मैं जयपुर ग्रामीण की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी आप देखिए सचिन पायलट की प्रतिष्ठा कांग्रेस की ओर से दाव पर लगी हुई है, और सतीश पूनिया और राज्यवर्धन राठौड़ की बीजेपी की ओर से दाव पर लगी हुई है। बिल्कुल है। राज्यवर्धन राठौड़ ने ये सीट छोड़ी, और छोड़ी क्या मतलब वो विधानसभा में आ गए और अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ यहाँ से आउटराइटली चुनाव जीतते रहे हैं। लोगों के बीच में राज्यवर्धन राठौड़ को लेकर के एक छवि रही है। और राव राजेंद्र एक चुनाव यहाँ से हार चुके हैं, और राव राजेंद्र चाहते थे कि हमेशा से उनको टिकट मिले, पर वो दरकिनार होते रहे। दरकिनार होना भी सही शब्द नहीं होगा, उनको टिकट नहीं मिला। राजेंद्र राठौड़ हमेशा तरजीह रहे। राजेंद्र राठौड़ ने इस बार उनके लिए प्रचार किया है, और मैं इसको उतनी आसान सीट नहीं मानता हूं जयपुर ग्रामीण को इस बार, कम से कम। पर जयपुर ग्रामीण जहां तक है, एक पलड़ा शिफ्ट होने के बाद में, लालचंद कटारिया के बीजेपी में आने के बाद में एक स्थिति ऐसी बनी है कि हाँ, बीजेपी यहाँ से कंफर्टेबल हो सकती है। अगर वो कास्ट कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ जाता है, जो होना राजस्थान के दूसरे हिस्सों में बहुत मुश्किल है, अगर यहाँ पे हो जाता है तो फिर बीजेपी इजीली निकाल लेगी, अगर ऐसा होता है तो लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, इनका भी क्या कद रह सकता है बीजेपी में, वो सब इसी नतीजे पर निर्भर करेगा।
बिल्कुल इसी नतीजे पर निर्भर करेगा, क्योंकि लोकसभा से ठीक पहले चाहे राजेंद्र यादव हो या लालचंद कटारिया, दोनों का आपने जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। चुनाव से पहले दोनों ने मुंह किया, बड़ी कास्ट से आते हैं, एक यादव समुदाय से, एक जाट समुदाय से। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव को देखा जा रहा था और वन साइड माना जा रहा था कि जयपुर ग्रामीण तो बीजेपी का वन साइड है, पिछले दोनों बार से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है, 2014 की बात करें या 19 की, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह का चुनाव कैंपेन और चुनावी रणनीति युवा चेहरे ने दी है, वहाँ पर टफ फाइट कहा जा सकता है इसको, क्योंकि अनिल चोपड़ा जिस चुनाव रणनीति के साथ वहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया, सचिन पायलट ने लगातार दौरे किए, उसके बाद एक माहौल जिस तरह का बना है वो बीजेपी के लिए चुनौती भरा चुनाव ही रहेगा वहाँ पर राव राजेंद्र के लिए। ठीक है, मैं आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक दोस्त है वो जिसके साथ भी बाइक पर बैठती है उसका कभी ना कभी एक्सीडेंट होता है, और एक प्रत्याशी के साथ वो बैठी है। अब एक्सीडेंट हुआ कि नहीं, नहीं इस मामले में मैं बहुत सेफ हूँ, लेकिन वो एक प्रत्याशी के साथ बैठी है, और वो कौन है वो नतीजे के दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर उस दिन मुझे याद रहा तो। जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण के बाजू में ही चिपका हुआ, उसकी भी अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो राजपूत वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, और राजपूतों को लेकर एक हाल ही में सुर्खियों से आगे में कई बार हमने बातचीत की है। जयपुर शहर के लिए ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। जयपुर शहर में बात करने जैसा कुछ है ही नहीं, और नहीं दिनेश इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, यहाँ क्या होना है सबको पता है। जयपुर एक तरफ आउटराइटली झुका हुआ है, इस तराजू पे आप चाहे कितने भी वाट रख लें, दूसरा पल्ला हमेशा भारी रहा है। 2009 एक एक्सेप्शन था, अदरवाइज जयपुर में क्या होना ये किसी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पर कोई परम आश्चर्यचकित करने वाली घटना हो जाए या कोई उल्का पिंड किसी के सर पे गिर जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। मतदाता का माइंडसेट की बात करें तो ये सीट है वो बीजेपी के लिए सेफ सीट है, जो कि बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह इस बार लगातार संविधान को लेकर बात हुई या आरक्षण को लेकर बात हुई, तो अगर दलित समुदाय का वोट शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ और राजपूत वोट निर्णायक है जयपुर में, जो कि सामने राजपूत चेहरा है, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे फायर ब्रांड नेता है। हालांकि उन्होंने पहले दिन से ही अपनी एक कहते हैं उनकी स्टाइल जिस तरह की थी वो उन्होंने चेंज करके और पूरी तरह से ये चुनाव लड़ा, और अगर राजपूत वोट उनको मिलते हैं और दलित वोट शिफ्ट होता है तो हो सकता है कि चुनाव इस बार यहाँ पर भी चेंज हो जाए चुनाव का परिणाम। तो बहुत गजब का नेचर शिफ्ट रहा, मतलब नहीं होता है कि एक फिल्म में एक तरह का रोल, एक फिल्म में एक तरह का रोल बड़ा गेटअप भी अलग और चूंकि दलित वोटर्स की आपने बात की, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रिजर्व सीट है, और किसान बाहुल्य है, दलित तो है ही है। बहुत से मुद्दों का मैंडेट कम से कम प्रदेश के स्तर पर वो भी बताएगा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के ऊपर एक इम्पैक्ट है पंजाब की राजनीति का, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को लेकर, और बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी चेंज किया है ना। यहाँ बहुत फंसा हुआ चुनाव मैं पाता हूँ, वन साइडेड एक तरफा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें पंजाब की राजनीति का टच देख रहा हूँ, मैं यहाँ हरियाणा की राजनीति का टच देख रहा हूँ, यहाँ किसान आंदोलन के का पड़ने वाला प्रभाव देख रहा हूँ। यहाँ वो सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पसंद करती है कि उसके प्ले फील्ड में हों। बीजेपी के लिए ये चुनाव यहाँ टफ रहने वाला है। यहाँ वो कास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर खेल रहे हैं, सवर्ण मतदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर हैं। किस तरह से इस सीट पे बीजेपी ने अपनी गोटियाँ फिट की हैं और क्या वो गोटियाँ ठीक बैठी हैं, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं इसे एक टफ सीट मानता हूँ बीजेपी के लिए। आप टफ सीट के तौर पे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर किसान वोटर्स वहाँ पर निर्णायक रहेंगे, और जैसा राहुल ने कहा पंजाब का इफेक्ट वहाँ पर रहता है, हरियाणा की राजनीति का इफेक्ट रहता है, और जिस तरह से चूंकि वहाँ पर किसान वोटर्स की हम बात कर रहे हैं तो जाट मतदाता बड़ी संख्या में, और जाट वोटर्स को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 दिन तक रहकर वहाँ वोटर्स को साधने का प्रयास किया, अलग अलग मीटिंगें की, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में मान रही है अपने लिए वहाँ पर। जाट वोटर्स की बात निकल ही गई और जाट वोटर्स को साधने की भी बात निकली, तो मैं भरतपुर की भी बात कर लूं, क्योंकि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की नाराजगी देश के कई हिस्सों में नजर आई है, तो जाट समाज की नाराजगी भरतपुर धौलपुर में नजर आई है। तो भरतपुर में खेला होबे। भरतपुर मेरे हिसाब से जितना टफ सीट आप दौसा को मानते हैं, दौसा पे भी अब चर्चा करेंगे मुझे लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा टफ नहीं मानता हूँ मैं, या उस टफ स्थिति में भरतपुर को नहीं मानता हूँ। एक तो सबसे अव्वल बात यह है कि मुख्यमंत्री वहाँ से आते हैं। मुख्यमंत्री का वहाँ से आना लोगों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। उनको लगता है कि एक समाज के या पार्टी के सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को पार्टी आगे लेकर के आई है, कि ये लोगों के अंदर एक इमोशनल कनेक्ट है। दूसरी बात यह है कि आप माने भले ही कि जाट मतदाता बीजेपी के साथ में नहीं है, विधानसभा चुनावों में कई बार हम इसका इफेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है एक माइंडसेट दूसरी तरह का होता है वोटिंग करने जब वो जाते हैं। वहाँ
क्या पता, कई बार मैंने देखा है लोग बूथ के अंदर घुसते घुसते अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, है ना। और तीसरी बात, जिस तरह का, अगर आप जाटों के लिए कह रहे हैं, भारत रत्न के बाद में जिस तरह से राजनीति बदली है जाटों की, या पाला बदला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यूपी के नजदीक होने का देखिए, यूपी के नज़दीक होने का तो इफेक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जाट वोटर्स को लेकर हो रही है, तो आरएलडी का प्रभाव भरतपुर में है। आरएलडी का गठबंधन इस बार एनडीए के साथ है, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो धौलपुर भरतपुर के जाटों के रिजर्वेशन को लेकर है। वो लंबे समय से ये मुद्दा चला आ रहा है, और इस बार भी ये मुद्दा छाया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दाव पर है। वो उनका खुद का गृह जिला है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लगातार इस बात को और इस मुद्दे को साधने का प्रयास भी किया है। और इसके साथ गुर्जर मतदाता जो 2019 में एकदम से लामबंद होकर बीजेपी की तरफ गए थे, वो इस बार बीजेपी की तरफ नहीं है, तो इसका भी प्रभाव कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहाँ पर जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, उनको पूरी कमान वहाँ पर दे रखी है, क्योंकि वो भी वहीं से विधायक हैं, भरतपुर जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमने पिछले एक स्टोरी जो चलाई थी भरतपुर लोकसभा को लेके, उसमें ये लाइन भी दी थी, क्या भरतपुर इस बार भरेगा मायरा या खाली रहेगा हाथ। संजना जाटव को लेकर, संजना जाटव का ससुराल अलवर जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी कठुमर में है, जहां से वो विधानसभा का चुनाव वो सचिन पायलट की हैंडपिक्ड है। प्रियंका चोपड़ा की माफी जगह प्रियंका गांधी की भी काफी करीबी रही हैं। देखिए, करीबी किसके रही उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कठुमर उनका ससुराल है, जहां से वो चुनाव लड़ी, मात्र 400 वोटों से हारी थी। अच्छा उनका एक जनाधार और अच्छी इमेज ससुराल पक्ष के वहां पर है। अच्छा वोटर्स में प्रभाव देखने को विधानसभा चुनाव में मिला। और जिस तरह उनका पीहर पक्ष भरतपुर के, तो कठुमर भी भरतपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वैर जहां उनका पीयर है वो भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर है। तो इसका एक तरह से जिस तरह विश्वेंद्र सिंह ने कमान संभाल रखी है, तो राज परिवार का वहां पर अपना एक दबदबा भी है और एक मुकाबला रहेगा, है ना। ठीक है, मैं अब एक ऐसे इलाके की बात करता हूँ जहाँ से राठ केसरी चुने जाते हैं। उस इलाके को अब अपना सांसद चुनना है। अलवर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। खास बात यह है कि एक दल का एक प्रत्याशी स्थानीय वर्सेस बाहरी के पेच में घिरा हुआ है, और दूसरा दल भीतरघात के डर में घिरा हुआ है। देखिए, कोई कितना भी इसको अंदरूनी या बाहरी कर ले, कोई कितना भी इसको भीतरघात की बात कह ले, यहाँ का चुनाव मैं बिल्कुल टफ नहीं मानता हूँ। मैं इसे लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि कौन जीतेगा। ठीक वैसे ही जैसे बीकानेर को लेकर के मैं क्लियर हूँ। ये वो सीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अलवर क्लीन स्वीप है, और कहाँ है, किसके साथ है, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि यहाँ एक पार्टी अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल पाती है। अगर कमरे में क्लीन स्वीप किया जाए, तभी खोजी निगाहें कहीं किसी कोने में कोई ना कोई धूल का कण खोज लेती हैं। अगर सास बहू के रिश्तों के बीच में इस पैटर्न को देखा जाए, तो क्या ऐसा कोई कण आपको दिखता है? निश्चित तौर पर टीकाराम जूली जो दलित समुदाय से आते हैं और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सियासी प्रतिष्ठा वहाँ पर दांव पर है। लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं और 4.5 लाख दलित मतदाता हैं। टीकाराम जूली का पूरे कैंपेन में प्रयास रहा, वो सीमित रहे अलवर तक, और उन्होंने पूरे कैंपेन में प्रयास किया किस तरह से दलित समुदाय को वहाँ पर लामबंद किया जाए। मेव समुदाय अधिकांश तौर पर कांग्रेस को वोट करता है। कांग्रेस को उम्मीद है, भंवर जितेंद्र सिंह की भी वहाँ पर प्रतिष्ठा दाव पर है। 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा वहाँ पर छाया हुआ है। दूसरा, अहिर समुदाय को, अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर, चूंकि केंद्र में मंत्री थे भूपेंद्र सिंह यादव जो बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, उनके पास जब अहिर समुदाय गया तो ये उन्होंने वो जो पर्चा था उसको फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि क्या यही नौकरियां बची हैं क्या इस समुदाय के लिए। तो ये भी एक मुद्दा वहाँ पर छाया हुआ है और लगातार कांग्रेस पार्टी ने इसे वहाँ पर बुलाने की कोशिश की। बीजेपी वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और एआरसीपी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर सवार है। रेजिमेंट का नामकरण ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। देश को भी समझना पड़ेगा कि रेजिमेंट्स के नाम ऐसे नहीं होते हैं। रेजिमेंट्स के नाम के पीछे बहुत लॉजिक होता है। कम से कम कभी एनसीसी कर देखिए, एनसीसी में भी आपको बताया जाएगा, और नहीं तो आप अपने स्तर पर भी पता लगाइए। रेजिमेंट का नाम, दिनेश, बहुत टिपिकल केस है मेरे ख्याल से। एक अगर मैं सिर्फ ये जो कायम खानी रेजिमेंट को अगर एक स्पेशल नज़र से देख लूँ, तो उसके अलावा आपको थ्रू आउट एक पैटर्न बहुत क्लियरली समझ में आता है। बहरहाल धौलपुर करौली, भरतपुर की जब हमने बात की, हमने बसपा एंगल की बात करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन करौली धौलपुर, यहाँ पर बसपा एंगल की बात करना ज़रूरी है। कौन सा एंगल? वो एंगल तो वैसे भी बदल चुका है। वो एंगल, एक तो बीजेपी, एक एंगल जो दिखा नहीं उसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं। देखिए, एक एंगल तो बदल गया है, उस एंगल को देखने का नज़रिया बदल गया है। बसपा से जो एकमात्र विधायक थे वहाँ से, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। अब वो गोल घुमा करके बीजेपी के सपोर्ट में आ गए।
हाँ, ये सीट उतनी आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। आप देखिएगा अब जो इस इलाके से, बशर्ते चुनाव हारे और रमेश मीणा इलाके से आने वाले इस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, शांत हैं, चुप है, कहीं कुछ नहीं बोल रहे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को फंसा हुआ पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली में आकर के सभा करते हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ सभा की वो बीजेपी का ये एक तरीके से द्योतक था कि उस जगह पे बीजेपी अपने आप को फंसा हुआ पा रही है, तो बीजेपी ने करौली धौलपुर में खुद को फंसा हुआ पाया। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ जहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत महसूस हुई वहां पर मोदी को लगाया गया, या मोदी खुद लगे, सॉरी लगाया गया, उन्हें कौन लगाया? मोदी प्रधानमंत्री की सभा हुई, उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन दूसरी तरफ देखिए सबसे कम मार्जिन की जो सीटें हैं, जीत हार का अंतर 2014 और 2019 पिछले चुनाव में देखें, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां लाखों का मार्जिन था, 5 लाख तक मार्जिन था, 6 लाख मार्जिन था। धौलपुर करौली ऐसी सीट है जहां 2014 में मात्र 27,000 का मार्जिन था, 2019 में 97,000 का मार्जिन से बीजेपी ये सीट जीती है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी उम्मीद से इस सीट पर देख रही है। और दूसरा जो फैक्टर है वो वसुंधरा राजे फैक्टर है, वो उनका गृह जिला है धौलपुर, और वो बिल्कुल भी पूरी तरह से निष्क्रिय वहाँ पर है, किसी प्रकार उनकी सक्रियता नहीं है। रमेश मीणा का जहाँ तक जिक्र था, और हमने ये खबर भी दिखाई थी, राहुल जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं, कल सचिन पायलट की जब सभा हुई थी चुनाव कैंपेन के अंतिम दिन, तो रमेश मीणा भी मंच पर वहाँ पर थे, उन्होंने भी मंच साझा किया, एक्टिव हुए हैं, लेकिन कितना लाभ मिल पाता है कांग्रेस पार्टी को। कम मार्जिन वाली बात की आपने दिनेश, दौसा भी ऐसी सीट है जहां पर 2 बार से लगातार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। दौसा बिल्कुल एक ऐसी सीट है। दौसा तो मेरे ख्याल से इस पूरे चुनाव की सबसे हॉट सीट बनने वाली है। जो कुछ दौसा में हो रहा है नहीं, मैं अगली सीट जिसकी बात करूंगा वो बनेगी, मैं बताऊंगा अब क्यों। दौसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीट है, मुझे पता है आप नागौर की तरफ जाना चाह रहे हैं। दौसा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी का रोड शो हुआ है, और उस रोड शो के साथ में किरोड़ी लाल मीणा चले हैं, और किरोड़ी लाल मीणा के उसके बाद में जिस तरह के बयान आ रहे हैं एक के बाद एक, वो जानना हो तो सुर्खियों से आगे यूट्यूब पर जाइए हमारे चैनल के, और देखिए हमने रोज उस पर बात की है किरोड़ी लाल मीणा। अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक क्या ऐसा पॉलिटिकल व्यक्तित्व है जिसे बहुत आसानी से समझना आसान नहीं है। मैंने कई बार उनसे मुलाकात की, कई बार उनको देखा, हर बार मुझे उनके अंदर कुछ नया जानने के लिए मिलता है। इस बार के जो कमेंट है उनके, वो खींच है या फिर एक इमोशन बिल्डअप करने की कोशिश है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मीणा समाज को लामबंद कर पाएंगे, ये बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से सबसे टफ सीट। कभी कभी घुड़ की स्ट्रेटेजी भी होती है, आप पेरेंट्स को देखिए, कभी कभी घुड़ की स्ट्रेटेजी भी होती है। बिल्कुल, राहुल कह रहे हैं मीणा समुदाय को लामबंद तो दूर, मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी के लिए 20% वोट जुटाना भी मीणा समुदाय के लिए एक चैलेंजिंग हो रहा है। मुरारीलाल मीणा एक ऐसा फेस है जिनकी स्वीकार्यता समाज में है। किरोड़ीलाल मीणा हालांकि कैंपेन कर रहे हैं, और वो कैंपेन कब से कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री दौसा आते हैं, उनका रोड शो होता है, उसके बाद से किरोड़ीलाल मीणा। तो मुकाबला, मतलब जो लोकसभा की फाइट है उसमें मुकाबला टाइट है या एक तरफा है, नाम न लें किसकी तरफ जा रहा हो तो? देखिए, मुकाबला एक तरफा नहीं कह सकते, टाइट मुकाबला है, क्योंकि प्रधानमंत्री बीजेपी का फेस है, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पिछले 2 चुनाव जिस तरह की बहुमत दोनों चुनाव में देखें तो ये मुकाबला टाइट है। और दौसा इसलिए कांग्रेस पार्टी पक्ष का मान रही है, 2004 में सचिन पायलट यहाँ से सांसद चुने गए थे, और पायलट परिवार का दौसा गढ़ रहा है, राजेश पायलट यहाँ से सांसद रहे, रमा पायलट रही, और उसके बाद ये सीट है वो एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हो गई। तब उसके बाद से ही 2009 के बाद से ही कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। इस बार सचिन पायलट ने खुद ने पूरी चुनाव की कमान संभाली है, और बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी इस सीट को लेकर पूरी कह सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सी प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हुई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अब बात उस सीट की जहाँ पर या तो हाथ में बोतल है या बोतल पर हाथ है, आप किसी भी इस लिहाज से इसको ले सकते हैं। ये सीट है नागौर, और इसी तरह की बातों के बीच में नागौर कहीं फंसी हुई है। बिल्कुल नागौर फंसी हुई है। नागौर में मैं वैसा विश्वास नहीं देख रहा हूँ कांग्रेस में, जैसा मैं दौसा को लेकर के देख रहा हूँ। कांग्रेस में, या यूँ कहे कांग्रेस के अलायंस में, कांग्रेस और अलायंस ठीक वैसे ही अलग अलग हैं जैसे दूध के अंदर किसी ने नींबू डाल दिया हो, पनीर अलग पानी अलग। और लेकिन राम के मुद्दे के बीच कांग्रेस का हनुमान के साथ जाना, हाँ, हनुमान का कांग्रेस के साथ जाना, मैं इसको उल्टा मानता हूँ। हनुमान के पास चॉइस थी, हनुमान अगर चाहते तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते, कोशिश करते एनडीए के साथ जाने की, पर वो कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है हनुमान ने कांग्रेस को चुना है लास्ट मोमेंट पे जाकर के, ये समझौते हुए, और उसके बाद में ये सीट और फिर उन्होंने ये कह दिया मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, वो चाहते थे कांग्रेस लड़े, हम उनको सपोर्ट करें, पर कांग्रेस ने उनको कहा कि साहब आइए आप मैदान में लड़के दिखाइए। मिर्जा परिवार एक तरफ है, कांग्रेस टूटी हुई है, बटी हुई है, क्योंकि गजब की स्थिति में है कि अशोक गहलोत जब हनुमान बेनीवाल के प्रचार के लिए पहुंचते हैं मंच पर, हनुमान बेनीवाल नहीं होते हैं। देखिए, कांग्रेस बटी हुई है, इसके साथ मिर्जा परिवार बटा हुआ है राहुल। ज्योति मिर्जा, रिचपाल मिर्जा, ये
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योति मिर्धा आज बीजेपी की कैंडिडेट है। हरेंद्र मिर्धा और कुछ दूसरे मिर्धा हैं, वो नाथुराम मिर्धा के दूसरे पोते हैं मनीष, और ये सब कांग्रेस पार्टी का कैंपेन वहाँ पर सहयोगी जो गठबंधन है हनुमान बेनीवाल का, उनका प्रचार कर रहे हैं। तो मिर्धा परिवार भी वहाँ पर टूटा हुआ है। लेकिन किसान राजनीति का गढ़ कहा जाता है नागौर को, और नागौर में इस बार का चुनाव है वो किसान कम्युनिटी पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल टफ है। और हनुमान बेनीवाल तो इसी राह पर है कि जिस तरह उन्होंने 2019 में किया 1 और 11 करने का। लॉजिक इसमें है कि 2014 में जब अकेले वो चुनाव लड़े तो मात्र 1.5 लाख वोट हनुमान बेनीवाल के आए थे। लेकिन जब बीजेपी से अलायंस उन्होंने किया तो वही हनुमान बेनीवाल लाखों वोटों से जीते थे। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो कितना फायदा उनको मिलेगा 1 और 11 वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक प्रोग्राम जो कि लगभग 24 से 25 मिनट का होता है, उसमें 12 सीटों का एनालिसिस करना करके दिखा सकता है। ये हमने करके दिखा दिया, अगली बार 13 का भी करके दिखाएंगे। लेकिन किस दल का प्रत्याशी क्या करके दिखाता है वो तय होगा कुछ ही समय बाद शुरू हो रहे मतदान में। मतदान जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही।